साहित्यिक ग्रंथों के अगले खंड में है बौद्ध और जैन साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के ऐतिहासिक परिवेश व घटनाक्रम की विस्तृत और स्पष्ट जानकारी देते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि 6वीं शताब्दी BCE का समय धर्म व दर्शन में भारतीय इतिहास ने बड़ी ऊंची उड़ान तय की। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी और आजीवक व चारवाक मतों के चलन से नए विचारों को प्रस्तुत किया गया। ये ब्राह्मण धर्म से हटकर भारत की अनुपम धरोहर बने, जिसमें जैन व बौद्ध धर्म को बहुत हद तक सफलता मिली और बौद्ध धर्म भारत से निकलकर सुदूर पूर्वी एशिया तक पहुंच गया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात त्रिपिटक ग्रंथों का संकलन किया गया, जो महाजनपदों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार भारतीय इतिहास महाजनपदों के काल से निकलकर राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। राजा बिंबिसार और राजा पसेनदी के जीवन के घटनाक्रमों से भी भारतीय परिवेश की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक पाली, जापानी, चीनी और तिब्बती संस्करणों में सुरक्षित हैं। इसके 3 भाग माने गए हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े घटनाक्रमों का संकलन है। इसमें बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश व प्रवचन शामिल हैं और सुत्त पिटक के 5 निकाय या संग्रह हैं, जिसमें से पहला है दिघ निकाय यानी लंबे सूत्रों का प्रवचन, दूसरा है मध्यम निकाय यानी मध्यम लंबाई वाले सूत्रों का प्रवचन, तीसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त या जुड़े सूत्रों का प्रवचन, चौथा है अंगुत्तर निकाय यानी संख्यात्मक प्रवचन और 5वां है खुद्दक निकाय यानी छोटे सूत्रों का प्रवचन। ये सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े घटनाक्रमों का संकलन है। इसमें बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश व प्रवचन शामिल हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के 227 नियम और आचरण संबंधी निर्देश हैं और प्रत्येक नियम का स्पष्टीकरण भी शामिल है और इन्हें 386 BCE में लिखा गया। और तीसरा ग्रंथ अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों और बुद्ध मतों का विस्तार है। बौद्ध साहित्य में अगला खंड है जातक कथाओं का। जातक में लगभग 550 से अधिक कहानियां, जिनमें देव, मनुष्य, पशु, परी या एक पौराणिक रूप में बुद्ध व उनके पूर्व जन्मों का वर्णन है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत लोकप्रिय हुए। इसी कारण ये अजंता की गुफाओं में इनका जीवंत चित्रण देखा जाता है। इसके साथ ही साथ भारहूत, सांची, नागार्जुनकोंडा और अमरावती के मूर्ति कला में भी इन्हें चित्रित किया गया है। ये बौद्ध धर्म के बदलती व लोकप्रिय मान्यताओं के इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। बौद्ध साहित्य में अगला खंड है थेर गाथा का। बौद्ध भिक्षुओं के आध्यात्मिक साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए उन महान भिक्षुओं के जय घोष हैं। अधिकांश गाथाओं में निर्वाण प्राप्ति को दर्शाया गया है और थेरी गाथा ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षुणियों की कविताएं हैं। थेरी गाथा भारत का पहला संरक्षित कविता संग्रह है, जिसे महिलाओं द्वारा रचा गया। थेरी गाथा की गाथाएं इस बात का समर्थन करती हैं कि उस समय भारतीय महिलाओं को वे सभी आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य की अगली श्रेणी में है मिलिंद पन्नु। पहली शताब्दी BCE में मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद के प्रश्न का स्थान विशेष रूप से प्रमुख है।
यह महान इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद है कि किस प्रकार के उदाहरणों और विवरणों के आधार पर भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद की धर्म के बारे में उत्पन्न शंकाओं का निवारण करते हैं और बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में सिंहली इतिहास महावंशम यानी महान इतिहास और दीपवंशम द्वीप का इतिहास में प्राचीन भारत सहित श्रीलंका के इतिहास की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य। जैन धर्म के साहित्य का भी बड़ा गहरा छाप भारतीय दर्शन में देखा जाता है। ये ग्रंथ जो प्राकृत भाषा का एक रूप यानी अर्धमागधी में है और जैन धर्म के दो पंथ श्वेतांबर साहित्य अर्धमागधी की दो उपभाषाओं में है और दिगंबरों के साहित्य जैन शोरसेनी में है। महावीर स्वामी के उपदेशों को 14 पूर्वों में संकलित किया गया। 4वीं शताब्दी BCE में स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में महान परिषद के जरिए 12 अंगों में जैन साहित्य का पुनर्निर्माण किया और 5वीं शताब्दी के लगभग वल्लभी में इन्हें औपचारिक रूप दिया गया और इन्हें लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य के श्वेतांबर के अनुसार पहला है 12 अंग, दूसरा है 12 उपांग, तीसरा है 10 प्रकरण, चौथा है 6 चेद सूत्र, पांचवा है 2 सूत्र और छठा है 4 मूल सूत्र। इनमें जैन दर्शन, आचार संहिता, जैन सिद्धांत व तत्व मीमांसा के बारे में बताया गया है। वहीं पर दिगंबर शाखा के अनुसार अधिकांश मूल पर्व खो गए हैं, इसलिए वे श्वेतांबरों द्वारा स्वीकृत ग्रंथों को नहीं मानते हैं। वे महान आचार्यों द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, जिसे वे महावीर स्वामी की मूल शिक्षा पर आधारित मानते हैं। तो जैन साहित्य में दिए गए कई विवरणों से हमें भारतीय इतिहास के परिवेश व क्षेत्रों व विभिन्न राजसत्ताओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के सभी साहित्यिक स्रोतों से प्राचीन इतिहास का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तनों की जानकारी होती है। भारतीय इतिहास के बारे में स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारियों के स्रोत के दूसरे खंड में पुरातात्विक स्रोत आते हैं, जिसमें उत्खनन या खुदाई व धरती पर मिले हुए सभी अवशेष, जिनमें प्राचीन खंडहर, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, घर के अवशेष, स्मारकों व मकानों के अवशेष, अनाज, मुहरें, सिक्के, शिलालेख आदि सहित पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। पूरे भारत में अनगिनत ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे मंदिर, स्तूप, मठ, किले और इसी तरह जो उस समय के इतिहास को स्पष्ट करते हैं और उस समय के मिले उपकरण, औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तनों आदि से लोगों की जीवन परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। ये स्रोत प्रागैतिहासिक काल की भी जानकारी देते हैं। यह वह इतिहास है जहां का साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है, मगर उस काल में उपयोग किए गए पत्थर के औजारों, गुफाओं व उनकी चित्रकारी से उस समय के मानव इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन उत्खनन से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग, कांस्य युग से भारी मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है। जैसे पाटलिपुत्र से मिले कुंभहार के अवशेषों से पाटलिपुत्र की भव्यता का पता चलता है। इन अवशेषों से उस समय के भवन निर्माण के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार खंभों का चलन व अन्य उपयोगी वस्तुओं का उपयोग उस समय किया जाता था। ये सभी उपलब्ध सामग्रियां
हमें विभिन्न संस्कृति व सभ्यता के विकास व उनके ह्रास के बारे में जानकारी देती हैं। पुरातात्विक स्रोत में अगला खंड है सिक्के व मुद्रा शास्त्र। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आए। इन सिक्कों का निर्माण विभिन्न धातु जैसे सोना, तांबा, चांदी या शीशे आदि से किया जाता था। प्राचीन सिक्के या आहत सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं पाया जाता है और फिर धीरे धीरे संकेतों का चलन बढ़ा और आगे चलकर राजाओं, देवताओं के चित्रों के साथ उनके नाम व तिथियों को भी दर्ज किया जाने लगा। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के माने जाते हैं, जो अधिकतर चांदी के और कभी कभी तांबे के बने होते हैं। मगध साम्राज्य की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था का प्रमाण हमें इन सिक्कों से मिलता है, जो आगे चलकर नए विशेष विषयों का चित्रण भी हमें इन सिक्कों पर दिखाई देता है। दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर जहाजों की उभरी आकृति उस समय के समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाती है। पहली से तीसरी शताब्दी में कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों में शुद्ध सोने के सिक्के बड़े ही उल्लेखनीय हैं। इन सिक्कों पर चित्रित राजाओं की छवि से उस समय की वेशभूषा व लिखे लेखों से लिपियों व भाषा के चलन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कई बार इन सिक्कों पर धार्मिक चलनों की छाप दिखाई देती है और उस समय के धार्मिक परिवेश के बारे में भी जानकारी देते हैं। और इस समय के कई सिक्कों में राजाओं को जानवरों का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ते या अन्य प्रकार की गतिविधियों से भी दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के में गरुड़ स्तंभ दिखाया जाता है, जो गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रतीक था। इन सिक्कों में अश्वमेध यज्ञों का भी प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इनसे इन राजनीतिक शक्तियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रानी कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा से पता चलता है कि किस तरह से दो राजवंश आपस में शादी विवाह को बड़ा महत्व देते थे। पुरातात्विक स्रोतों में अगला खंड है शिलालेखों का। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। प्राप्त पुरातात्विक संग्रहों में शिलालेख मुहरें, भवन व मंदिर के दीवारों पर, लकड़ी के बने वस्तुओं पर, तांबे की प्लेटों पर, पत्थर के खंभों पर, चट्टान की सतहों पर चित्र व लिपि के माध्यम से कई वस्तुएं मिली हैं। अभी तक प्राचीन लिपियों में हड़प्पा की लिपि को माना जाता है। यह 2500 BCE के लगभग की है, मगर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक ज्ञात लिपियों में सबसे पुरानी सम्राट अशोक की लिपियों को माना जाता है, जिन्हें पढ़ा जा सका है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये लेख पूरे भारत में अफगानिस्तान से लेकर गुजरात, सुदूर दक्षिण तक पाए गए हैं। ये लेख पत्थरों पर और स्तंभों पर पाए गए हैं। सम्राट अशोक के अधिकृत लेख ब्राह्मी लिपि में हैं और कुछ लेख खारोष्ठी व ग्रीक में भी लिखवाए गए हैं। सम्राट अशोक की लिपि पूरी तरह से विकसित दिखाई देती है। संभवतः उससे पहले ही लेखन कार्य किया जाता होगा। श्रीलंका की अनुराधापुरा में बर्तन मिले हैं, जिन पर भी कई लेख लिखे हैं, जो 4वीं शताब्दी BCE यानी मौर्य काल के माने गए हैं। संस्कृत भाषा का शिलालेख 1ली शताब्दी BCE का मिला है। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाले प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं सदी तक के पाए गए हैं, जहां पर आगे चलकर संस्कृत भाषा ने मुख्य स्थान ले लिया। ये अभिलेख
कई प्रकार के होते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में राजाज्ञाएं थीं और ये सीधे अधिकारियों और लोगों के लिए कही गई थी। अशोक के स्तंभों में धम्म या बौद्ध धर्म के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है और कई शिलालेख बड़ी भारी मात्रा में मंदिरों से मिले हैं जिनमें दान दाताओं के नाम दिखाई देते हैं। बहुत सारी बौद्ध गुफाओं में शिलालेख पाए जाते हैं जो व्यापारियों, राजाओं व दान दाताओं की तरफ से दी गई थीं। कई ताम्रपत्र पर भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें व्यापार व लेन देन की जानकारी मिलती है। शक राजा रुद्रदमन के जूनागढ़ गिरनार के शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक एक तालाब का पुनर्जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। कई शिलालेखों से उनके राजवंशों व उनके परिवार के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके राज्य का विस्तार भी मिलता है। कई गुफाओं व मंदिरों व मूर्तियों पर अंकित शिलालेखों से उस समय के संप्रदायों व चलन के बारे में भी उल्लेखनीय जानकारी मिलती है। ये जानकारियां साहित्यिक स्रोत के मुकाबले ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। और भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों में जो तीसरा खंड है वह विदेशी स्रोत का देखा जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में विदेशी साहित्य से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सामान्यतः भारतीय इतिहास के संदर्भ में विदेशी साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है यूनानी व रोम के लेखक, दूसरा है चीनी लेखक और तीसरा है अरबी लेखक। वैसे प्राचीन काल से ही भारत में हड़प्पा काल व मेसोपोटामिया संस्कृति से व्यापार के जरिए जुड़ा था। वहाँ के विवरणों में मेलुआ शब्द का उल्लेख आया है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा माना जाता है, मगर प्राचीन भारत का स्पष्ट उल्लेख हमें यूनानी लेखकों द्वारा मिलता है। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत व फारस के संबंधों के बारे में लिखा गया है। यूनानी शासक सिकंदर के विजय के साथ कई लेखक भी भारत आए। एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। यूनानी लेखक सैंड्रोकोटस का वर्णन करते हैं, जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना गया। टॉलमी द्वारा रचित जियोग्राफी तथा प्लूटार्क व स्ट्राबो के पुस्तकों में भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोतों में दूसरा स्रोत चीनी लेखकों का आता है। भारत से सिल्क रोड के माध्यम से बौद्ध धर्म चीन सहित दूसरे देशों में पहुंचा, जिस कारण चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत में दौरे किए और उन्होंने इसकी जानकारी अपने लेखों में दी। फाहियान 399 से लेकर 414 सीई के मध्य भारत की यात्रा की और जिसका वर्णन उन्होंने फो क्यों की नामक पुस्तक में किया। उसके बाद हुएनसांग 639 सीई में भारत आए और 10 वर्षों तक वे भारत में रहे। उस समय भारत पर सम्राट हर्षवर्धन का काल था। उन्होंने हर्षवर्धन काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद विदेशी स्रोतों में अरबी लेखकों का नाम आता है। 8वीं शताब्दी के बाद भारत पर इस्लामी आक्रमण शुरू हो गए और इनके साथ अरबी व मुस्लिम लेखक भी भारत आए। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया था और उसने पाल व प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है और इन लेखकों की श्रेणी में सबसे प्रमुख अबू रियान थे, जिन्हें अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। उनकी रचना
तहकीकात ए हिंद से भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों व सामाजिक मापदंडों जैसे विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से मुख्यतः इन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।